जितनी तकरीरें करते हैं वैसी साहब और जो काउंटर आरएसएस का और जो काउंटर मोदी और अमित शाह का असद साहब करते हैं, क्या पूरा पोजीशन को भी मिला दें आप, उसमें सारी पार्टी ले लें पूरे हिंदुस्तान की, सबको भी मिला के कम बैठेंगी असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्रिटिसिज्म के मुकाबले। उसने पूछा पत्रकार ने अखिलेश यादव से कि आप ये बताइए कि आप मुसलमानों के वोट का लेने का दम भरते हैं, क्या उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? तब उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो हम सोचेंगे। तो जरूरत पड़ेगी और सोचेंगे, आखिर ये कहलवाना भी कितना मुश्किल हो गया। अब आप देख लेना, कल आपको खबर मिल जाएगी। एक बेहतरीन बैकवर्ड पार्टी, एक बहुत ही मजबूत दलित पार्टी के साथ हमारा संगठन, हमारा अलायंस होने जा रहा है और पूरी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और उसी आबोताब के साथ लड़ेंगे जिस आबोताब के साथ आपकी भी ख्वाहिश होगी कि कोई मुस्लिम पार्टी उसी ताकत के साथ लड़े। रोजनामा खबरें में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं कासिम सैयद। उत्तर प्रदेश में जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ है, सियासी सरगर्मियां अचानक बढ़ गई हैं। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगा दी है और प्रोपेगेंडे की सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर आ गई है, तो उसकी अहमियत में भी इजाफा हो गया है। इलेक्शन से पहले भी अजीब व गरीब किस्म के बयानात आते रहे हैं और जब से तारीखों का ऐलान हुआ है, उन ऐलानों की हिद्दत और शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक अहम फैक्टर ओवैसी का भी है। ओवैसी साहब की पार्टी की एंट्री ने बहुत सौ की नींदें उड़ा दी हैं और उनकी बेचैनी में इजाफा कर दिया है। ओवैसी साहब के बारे में एक बात ये कही जाती है, वो भले ही अपना खेल न बना सकें मगर दूसरों का खेल बिगाड़ने की भरपूर सलाहियत उनकी पार्टी के अंदर मौजूद है। आज हम दिल्ली MIM के सदर नौजवान बेबाक कलीमुल हफीज़ के साथ मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सूरत हाल पर बातचीत होगी, क्योंकि कलीमुल हफीज़ साहब हाल ही में ओवैसी साहब के हमरा 4 दिन के दौरे से लौटे हैं। तो जानते हैं उनसे कि क्या हालात हैं और वो खुद अपने आप को वहाँ कहाँ महसूस कर रहे हैं। कलीमुल हफीज़ साहब, रोज़नामा खबरें में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। कलीमुल हफीज़ साहब, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सियासी एतबार से बहुत अहम है और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट होगा वो 2024 पर असरअंदाज होगा, इसलिए ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है और इसी से भारत का मुस्तकबिल, उसका भविष्य भी तय होगा। MIM पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार पूरी ताकत के साथ 100 सीटों के साथ मैदान में आई है। आपको क्या लगता है कि MIM और उसके लीडर ओवैसी साहब की एंट्री से उत्तर प्रदेश की सियासत में और वहाँ के इंतखाबी नताइज में क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, इसमें तो कोई दोराय नहीं कि उत्तर प्रदेश का इंतखाब मरकजी इंतखाब का सेमीफाइनल है, लेकिन MIM की एंट्री से वहाँ पे जो डिस्पैरिटी थी, या यूँ कहें कि वहाँ का बहुत बड़ा तबका सरकारी मराहत, सरकारी पॉलिसीज से फ़ायदा नहीं उठा रहा था या उसको नहीं पहुँचाई जा रही थी, अब उसकी बात होने लगी है। यानी एक तबके को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है पिछले 75 सालों में हुकूमतों ने, और हुकूमतों में भी ज्यादातर हुकूमतें कांग्रेस की रही हैं, समाजवादी की रही है, BSP की रही। तो जो पार्टियां मुसलमानों को वोट लेकर उनको नजरअंदाज करती रही और बहुत फ्री में उनको वो वोट मिलता रहा, तो अब MIM ने उस तबके की आवाज बनकर उस खला को पुर करने की, उस खला को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो इसलिए ये अब जो चुनाव है वो और मजेदार हो गया और मैं समझता हूं कि इस MIM की एंट्री से न सिर्फ उत्तर प्रदेश का प्रॉपर यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा, बल्कि देश में भी एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट की एक बयार बहेगी। देखिए, MIM को के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करती है और उसका नुकसान तो मुसलमानों को होता है और फायदा उसका हिंदू को हो जाता है। नहीं, ये तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 163 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुसलमान 20% से ज्यादा है, कहीं कहीं 35% है, कहीं 40% है, लेकिन 163 सीटों में पिछली बार 137 सीटें अकेली बीजेपी जीती, जबकि कांग्रेस और समाजवादी का दोनों का गठबंधन था
तब भी वो अपनी सीटें नहीं बचा पाए, और इन सीटों में भी, और मुसलमान ने इस गठबंधन को वोट दिया, मुसलमान तो बीजेपी को वोट देता नहीं। तो सवाल ये है कि वहां का जो समीकरण या वहां की जो नामनहाद सेकुलर पार्टीज है वो कभी भी मुस्लिम्स को खातिर में न ला करके चुनाव लड़ती हैं, इसीलिए उनका हाल ये होता है। वो ध्रुवीकरण भी जो होता है वो भी बीजेपी उसकी मास्टर है, और बीजेपी जरूर कोई नकली मुद्दे ऐसी गढ़ देती है जो ध्रुवीकरण हो भी जाता है और उसको उसका फायदा भी मिल जाता है। इसलिए एमआईएम ना होने से भी ध्रुवीकरण होना था वो, और एमआईएम हो रही है तब भी ध्रुवीकरण होगा। वो तो ध्रुवीकरण के मास्टर है। एमआईएम का काम सिर्फ इतना सा है कि ये ध्रुवीकरण का जो डर दिखा करके मुसलमानों को सारी डेवलपमेंट से पीछे कर दिया गया, उसको किस तरह से मुख्यधारा में लाया जाए। मुसलमानों को भी उनका वो जो संवैधानिक हक है, यानी हर चुनाव लड़ने का या सरकार में हिस्सेदारी का हर शहरी का हक है, मुसलमानों को भी हक है। तो इन सब ने मिलकर 20% मुसलमानों को चुनावी हिस्सेदारी या सरकार की हिस्सेदारी से दूर कर रखा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम की एंट्री से आज मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात हो रही है, आज मुसलमानों के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने की बात हो रही है, आज मुसलमानों को क्या क्या कौन कौन सी प्रायोरिटी पे रखेंगे अब इसकी बात हो रही है। तो ये फर्क है एमआईएम के आने से। कहाँ बात हो रही है? देखिए, जो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कही है उनमें से तो किसी भी पार्टी के स्टेज पर कोई मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आ रहा। मुसलमानों को कोई आदमी चिमटे से भी उसको टच करना से डर रहा है, उनका नाम नहीं ले रहा है, मुस्लिम इश्यूज पर कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि साहब इस वक्त मुसलमानों को जो है वो प्रेफरेंस मिलना शुरू हो गया? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव से पहले डिस्कशन मीडिया करती है। मीडिया पे आप 2 दिन से देख रहे होंगे कि एक आज तक पे, एबीपी न्यूज पे, उस पे सब पे चल रहा है कि 8.5% ब्राह्मण उनके 6 मुख्यमंत्री हुए, 8.5% ठाकुर उनके 5 मुख्यमंत्री हुए, 8.5% यादव उनके 3 मुख्यमंत्री हुए, 20% मुसलमानों का एक भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या सिर्फ 20% मुस्लिम वोटों से ही मुख्यमंत्री बन सकता है? सवाल ये है कि उन वोटों के साथ दूसरा कम्युनिटी के, दूसरी कास्ट के वोट जब जोड़ते हैं, आप देखिए कि बीजेपी का 41% वोट आया। आप 20% की बुनियाद पर कैसे सीएम बनाने की बात करते हैं? मैं ऐसे यही बात लोग काशीराम को कहा करते थे। जब काशीराम ने ये कहा कि हमारा वोट यहाँ पे 21% है उत्तर प्रदेश में और हमारा सीएम होना चाहिए, तो इसी तरीके से लोग उनके मजाक बनाया करते थे कि साहब आपका जाटा वोट तो सिर्फ 10% ही है, 10.5%, आप कैसे बना लोगे अपना सीएम। जब उनका वोट उनके पीछे आया तो और सारे वोट जो थे जमहूरियत में, वो तो सारे और जो ग्रुप्स हैं वो सब मिल जाते हैं ताकत में शेयर करने के लिए। सोशल इंजीनियरिंग होती है। तो सोशल इंजीनियरिंग नहीं, मुसलमानों की बात नहीं था, इतनी देर में आपने सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं था। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आपने ये कहा कि एमआईएम के आने से ध्रुवीकरण होगा, मुसलमान और हिंदू मुस्लिम होगा, इसलिए मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूं। अब दूसरे नंबर पे आइए, हम बहुत जल्दी आपको खबर देने वाले हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने अलायंस सामने आ जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जो समाज, दूसरे समाज है, उनका हमारे साथ अलायंस हो, ताकि 20% हम प्लस और समाज मिलके हम सरकार बनाने की या सरकार में हिस्सेदारी की मांगने की कंडीशन में आ सके। देखिए, जब तक जमहूरियत में आप अपना दावा पेश नहीं करते, सामने वाला आपको रेस्पॉन्ड नहीं करता। अभी तक किसी ने दावा पेश नहीं किया, इसीलिए समाजवादी और कांग्रेस और बीएसपी बहुत आसानी से आपके वोट को इस्तेसाल करती चली आई, आपको वोट लेती थी, आप काम नहीं करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह दावा है ना, अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है, अभी देखिए सैयद साहब हालात तब्दील होंगे और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश का जो बिल्कुल हाशिए पे चला गया था तबका, यानी इतना हाशिए पे चला गया, जैसे आपने अभी कहा कि कोई जो उनके वोट लेने वाली पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, उनका नाम तक नहीं ले रही, उनको स्टेज तक पे नहीं बिठा रही। आज उन्होंने जमीरुल्लाह जो अलीगढ़ के एमएलए हैं, उनको जब जयंत चौधरी ने पीछे किया स्टेज से, तो उस जब हमारे सदर साहब ने उनका नाम लिया तो फौरन आरएलडी के लोग उनके घर गए, माफी मांगी और माफी मांग के कहा कि साहब हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। फिर जमीरुल्लाह साहब ने किसी के थ्रू सदर साहब को फोन करवाया और ये कहा कि साहब उनका शुक्रिया अदा कर दे रहा कि उन्होंने मेरा नाम ले दिया, इस बहाने से मेरा टिकट पक्का हो गया। तो सदर साहब ने फिर दूसरी तकरीर में कहा कि चलो तुम्हें कुछ फायदा तो हुआ। इसी तरीके से परसों की बहस में एक उसने पूछा, पत्रकार ने अखिलेश यादव से, कि आप ये बताइए कि आप मुसलमानों के वोट का लेने का दम भरते हैं, क्या उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? तब उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो हम सोचेंगे। तो जरूरत पड़ेगी और सोचेंगे, आखिर ये कहलवाना भी
कितना मुश्किल हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए हमारी हक और हमारी हिस्सेदारी इंशाल्लाह मिलकर रहेगी। ये आपके साथ कौन आएगा? राजभर आए थे, वो भाग गए आपके साथ छोड़ के, बीच में रास्ते में छोड़कर। नहीं, हमारे साथ देखिए जो सही कहा, ये हालत किसने बनाई हमारी? ये हालत हमारी उन लोगों ने बनाई जो लोग हमारे वोटों को फ्री में बंधुआ वोट समझते हैं। उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन अल्लाह ताला का निजाम अलग है। इंसान कुछ भी सोचे, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। अब आप देख लेना, कल आपको खबर मिल जाएगी। एक बेहतरीन बैकवर्ड पार्टी, एक बहुत ही मजबूत दलित पार्टी के साथ हमारा संगठन, हमारा अलायंस होने जा रहा है और पूरी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और उसी आबोताब के साथ लड़ेंगे जिस आबोताब के साथ आपकी भी ख्वाहिश होगी कि कोई मुस्लिम पार्टी उसी ताकत के साथ लड़े। मतलब एक इतनी ताकतवर पार्टी है जो ऐसा आप कह रहे हैं, जिसको हम भी नहीं जानते, तो ऐसा क्या सरप्राइज आप देना चाहते हैं? ऐसा ना हो कि खोता पहाड़ निकली चुईया। आप देखिएगा, कल तक का इंतजार कर लीजिए और आप खुद कहेंगे कि हाँ साहब ये डिसीजन आपका अच्छा था। तो थोड़ा बहुत हिंट्स तो दीजिए। मैंने कहा ना, दलित पार्टी और ओबीसी पार्टी। तो बीएसपी की है सबसे बड़ी पार्टी। नहीं, और भी पार्टी, मायावती के साथ जा रहे हैं। नहीं, और भी पार्टी है, मायावती के अलावा भी पार्टीज है। लेकिन हम ये बता दें आपको कि नोन है, अच्छा असर है उनका। और देखिए ये सियासत में हर पार्टी अपनी कोशिश करती है कि बेहतर से बेहतर हो। हमने भी अपनी कोशिश की, लेकिन हमारा जो संगठन जो 5 साल पहले नहीं था, वो आज हमारे पास संगठन भी हर 50 जिलों में मौजूद है। उसके अलावा जो हमारे साथ मोहब्बत करने वालों की जो तादाद है, उसमें काफी बड़ा इजाफा हुआ। आपने देखा होगा रैलीज में जिस तरह की भीड़ आ रही है। देखिए भीड़ का मामला जो है वो ओवैसी साहब से मुताल्लिक है, और अब जबकि रैलियों पर, रोड शो पर पाबंदी है, जाहिर है कि ओवैसी साहब नहीं आ पाएंगे। जो अट्रैक्शन है उनका, जो उनकी कशमाती शख्सियत है, वो अब मौजूद नहीं होगी। सोशल नेटवर्किंग आपकी कितनी मजबूत है वो हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे। तो आप इस बोझ को किस तरह से अपने कंधों पर उठा के चलेंगे? देखिए कासिम भाई, मेरे ख्याल से कोई पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम लीडर इतनी टीआरपी वैल्यू का या सोशल मीडिया पे सुना जाने वाला एक भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में असद साहब के मुकाबले। तो सोशल मीडिया पे तो उनका वो तो फिर मैचलेस है। सोशल मीडिया पे जितने सुने जाते हैं असद साहब, यूट्यूब पे जितने सुने जाते हैं, फेसबुक पे जितने सुने जाते हैं, और आपके मेन चैनल पे जितने वो देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, क्योंकि जितना तार्किक और मुस्बत और आपको समझ में आने वाला जवाब असद साहब देते हैं, उतना शायद ही कोई दूसरा पॉलिटिशियन देता हो। तो इसलिए हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव तो सबका होता है। चुनाव में एक ऐसा मीन अपनाना चाहिए जिसमें सब लोगों की भागीदारी बराबर हो और आखिरी इंसान तक हमारे चुनावी सामग्री या चुनावी जो मैसेजेस हैं वो पहुंचे। ये चुनाव आयोग के लिए एक चैलेंज है कि उसको कैसे निपटेगा। अभी तक तो 15 जनवरी तक तो रोक है। मैं समझता हूं 15 जनवरी के बाद कोई हल निकाला जाएगा और रैलीज और जुलूस तो निकालने होंगे। नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे इलेक्शन मैनेज होगा, ये वक्त। ये किसके हक में है? रैलियों पर पाबंदी बीजेपी के हक में है, पार्टियों के हक में है, या जनता के हक में है? देखिए रैलीज की पाबंदी जहां तक बीमारी का ताल्लुक है तो ये जनता के हक में है, क्योंकि बीमारी बढ़ रहे और बीमारी से जनता को नुकसान हो, वो कोई अक्लमंदी नहीं है। अब आ जाइए जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, तो चुनाव के ताल्लुक में अगर ये यही माहौल बना रहा और जिस तरह से कह रहे हैं कि साहब पीक जो आएगा वो फरवरी तक में आएगा, 15 फरवरी के आसपास, इसका मतलब ये कि पूरा चुनाव ऐसे ही अगर चला गया और रैली नहीं करने को हुई, तो जो एलिट क्लास जो अवाम है वो वोट डालने नहीं जाती है और वही सबसे ज्यादा डरती है। तो जिसका सबसे ज्यादा एलिट क्लास वोटर है उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और वो मैं समझता हूं कि वो बीजेपी के पास ज्यादा है, क्योंकि शहरी मतदाता और मालदार मतदाता उसी का है। तो बीजेपी को उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, आपने एक बात ये कही कि साहब उनके रैली में लाखों लोगों की भीड़ आती है, तो भीड़ क्या वोट का पैमाना है? जाहिर बात है, चुनाव से पहले तो आप रैली के ही थ्रू बता सकते हैं कि भाई इनके कितने चाहने वाले हैं। हाँ, ये वो वोट में भी कन्वर्ट होती है भीड़। भाई भीड़ तो अमिताभ बच्चन के और सलमान खान की भी प्रोग्रामों में आती है। बिल्कुल, इसीलिए जब अमिताभ बच्चन खड़े होते हैं तो 4-4 लाख से जीतते हैं। हाँ, लेकिन हार भी जाते हैं। हाँ, मगर देखिए अगर रैली में भीड़ ना आए तो उसको कह ही सकते हैं कि इसका ना तो कोई चाहने वाला है और ना वोट में कन्वर्ट होगा।
जब रैली में भीड़ आ रही है तो उसको आप ये कह सकते हैं कि अगर भीड़ आ रही है तो वोट में भी कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, एक मुझे आप एक सवाल ओवैसी साहब के ऊपर मैं दोबारा आता हूँ। उन पर जो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ओवैसी साहब की पार्टी भी परिवारवाद वाली है। उनके दादा थे, दादा के बाद उनके अब्बा हुजूर हुए, अब्बा हुजूर के बाद वो खुद है, उनके बाद कौन होगा अभी वो सामने आना बाकी है। तो एक परिवारवाद वाली पार्टी जो सिर्फ अपने घर तक लीडरशिप उसकी मौजूद है, और आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कायद बनाना चाहती है, ये तो कंट्राडिक्शन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ओवैसी साहब अब तक ये दाग क्यों नहीं धो पाए कि वो बीजेपी के लिए या किसी और पार्टी के लिए एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं या काम करते हैं, ये दाग क्यों नहीं धुल पा रहा है? देखिए, अब तक तो परिवार वाली बात का जवाब दीजिए, दूसरा इसका दीजिए। देखिए, मैं आदौर पे आता हूं। जहां तक परिवार का मामला है, जहां जब उनके दादा ने इसका मजलिस का रिवावल किया तो जाहिर बात है वो तने तनहा थे और हालात गैर मामूली थे। लेकिन उसके बाद जो उनके वालिद साहब ने जब इसको पॉलिटिकल जो इलेक्शंस में लेकर आए और सन 58 में पहला चुनाव लड़ा उन्होंने बल्दिया का और कॉर्पोरेशन का, और उसके बाद सन 62 से उन्होंने असेंबली लड़ना शुरू किया, तो उनकी कारकर्दगी इतनी शानदार रही कि वहां की आवाम उनको जिताती रही। तो जब आपकी कारकर्दगी शानदार रहती है और आप कभी हारते नहीं हो तो आप लीडरशिप पे कायम रहते हो। सवाल ये पैदा होता है अगर आप हार जाओ, आपकी कारकर्दगी खराब हो, तभी तो कोई दूसरा नंबर आप पे आता है। वो लगातार जीतते रहे। 84 से उन्होंने लोकसभा लड़ना शुरू किया, वो लगातार अपनी लोकसभा सीट बचा के रखते रहे। जाहिर बात है कि इंसान एक उम्र को पहुंचता है, उसकी सेहत भी जब उसकी मतलब साथ नहीं देती, तो उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि ठीक है आप लड़ लीजिए सीट से। उस लड़के की भी ऐसी शानदार कारकर्दगी कि वो भी 2000 से अपना पहला चुनाव जीते और आज तक वो जीतते चले आ रहे हैं। चौथा चुनाव उन्होंने जीता 2004 से और 2021 तक। तो जब कोई भी शख्स, कोई कैप्टन जब बराबर रिजल्ट दे रहा है और आपकी टीम को बराबर जीत दिला रहा है, तो आप उसको कैप्टन को क्यों चेंज करें? आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी है, आप ये मानते हैं, लेकिन जब पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर वो किस तरह से दूसरे लोग? सवाल अभी आपने कहा लीडरशिप का, तो मैंने कहा कि जब एक कैप्टन लगातार आपकी टीम को जीत दिला रहा है तो उसको बदलने का क्या सवाल? और डेमोक्रेसी का सवाल तो तब आएगा ना जब वो खराब नहीं कर रहा, कोई दूसरा अच्छा कर रहा है, उसको उसे रिप्लेस करेगा। विराट कोहली को जब हटाया गया जब वो मैच टीम को जितवा रहा था? नहीं, जब विराट कोहली की परफॉर्मेंस नीचे चली गई, इसी तरीके से जब MS धोनी की परफॉर्मेंस नीचे चली गई और उनकी फिटनेस में फर्क आने लगा, तो फिजियो ने सबने कहा कि अब फिटनेस नहीं है उनके पास। इसका मतलब यह है कि अगर यूपी में रिजल्ट तवक्को के मुताबिक नहीं रहा जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो आप विराट कोहली जैसा फैसला भी हो सकता है। नहीं, अभी सवाल लीडरशिप का नहीं है। उत्तर प्रदेश में लीडरशिप शौकत साहब के पास, शौकत साहब उसके जिम्मेदार है। शौकत साहब को ही क्रेडिट मिलेगा, शौकत साहब को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। असद साहब तो नेशनल प्रेसिडेंट है, तो शौकत साहब उनको क्रेडिट दे देंगे ओवैसी साहब की वजह से। जाहिर बात है। देखिए, ये सिस्टम है। आपका जो दूसरा सवाल था कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं या बीजेपी की बी टीम है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी मुस्लिम पार्टीज बनी, जिन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन किया जाए, चाहे वो पीस पार्टी हो, चाहे वो नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी हो, चाहे वो NLP के अलावा उस सबसे पहले बनी वो मुस्लिम मजलिस जो डॉक्टर फरीदी साहब, सारी पार्टीज पे एक ही इल्जाम लगा कि ये साहब बीजेपी को जिताती है। क्यों लगा? क्योंकि जो मुस्लिम वोट है जो उसको फ्री में मिल रहा है जिस पार्टी को, और वो ज्यादातर पार्टी इख्तियार में रही, तो उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि कोई दूसरा मुसलमानों की हिस्सेदारी की या लीडरशिप की बात करे। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि इन पे ये कह दिया जाए कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जितनी तकरीरें करते हैं ओवैसी साहब, और जो काउंटर RSS का और जो काउंटर मोदी और अमित शाह का असद साहब करते हैं, क्या पूरा पोजीशन को भी मिला दें आप, उसमें सारी पार्टी ले लें पूरे हिंदुस्तान की, सबको भी मिला के कम बैठेंगी असदुद्दीन ओवैसी साहब की कंटेस्टेंट के मुकाबले। उसी से तो हिंदुत्व फोर्सेस का खून बढ़ता है। नहीं, अगर आप लॉजिकल किसी को काउंटर कर रहे हैं, अगर आप एक बात बताइए मुझे, जब उन्होंने RSS की हिस्ट्री बताई कि ये हिंदुस्तान की आजादी में कहीं पे भी नहीं थे। ये तो नई बात नहीं है, तो सभी जानते हैं RSS की आजादी में कितना योगदान है, कितना नहीं है। लेकिन इतना इफेक्टिवली कोई बताए और मंच पे बताए और प्रेस में बताए, पब्लिक में रैली में बताए। इसके अलावा आप कोरोना से रिलेटेड
वैक्सीन से रिलेटेड, कोरोना मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। मुसलमानों के इश्यूज तो छोड़ दीजिए आप, चलिए मुसलमानों के इश्यूज तो हमारे अपने इशू हैं, लेकिन जो जनरल जो कंट्री के इशू हैं, चाइना को लेकर सबसे ज्यादा कटघरे में किसने खड़ा किया? मोदी गवर्नमेंट को। चाइना को लेकर सबसे ज्यादा कटघरे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खड़ा किया। वैक्सीन को लेकर किस अपोजिशन पार्टी ने कटघरे में खड़ा किया? असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा। उसके बाद अगर आप राफेल की बात करें या और बहुत सारे इश्यूज हैं जो जनरल इश्यूज हैं, जो किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं है, उस पे भी असद साहब ही सबसे पहले आवाज उठाते हैं। चाहे वो डेटा प्राइवेसी का मामला हो, पेगासस का मामला हो, अभी बुल्ली भाई का मामला हो, जो ऐप आया, उस सोशल मीडिया पे जो ये ऐप चला, जो मुस्लिम खवातीन की जो नीलामी का जो उन्होंने जो कोशिश की, उस पे भी सबसे जो मुखर आवाज है वो असद साहब की है। तो जब असद साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट को और उसी को कह रहे हैं आप एजेंट है। नहीं, ओवैसी साहब तकरीरें करते हैं तो ओवैसी साहब क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं करते। देखिए मामला मुसलमानों के आते हैं, कभी कोर्ट में वो गए, कभी इन्होंने बेगुनाह को छुड़ाने के मामले में उनका कोई रोल रहा? सिर्फ तकरीरें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, पर कुछ नहीं करते। सियासी आदमी से क्या आप तवक्को करते हैं? उसकी पार्टी करे? नहीं, सियासी आदमी साहब ये तवक्को करते हैं कि वो पार्लियामेंट में जाए और अपनी जबान खोले। ट्रिपल तलाक पे आपके मौलाना, फायदा क्या हुआ उसका? नहीं, फायदा नुकसान बात की बात। पहली बात, आपका कोई दर तो बयान करे। वो आपके कांग्रेस के मौलाना तक को इजाजत नहीं थी कि ट्रिपल तलाक पे बोल सके। समाजवादी के लोग वॉकआउट कर गए, कोई एक लफ्ज नहीं बोला। बीएसपी का मुस्लिम एमपी बैठा रहा, नहीं बोला। तो ओवैसी साहब को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना, वो तो खुद पार्टी के लीडर है। यही तो फर्क है, यही हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आपको जो क़यादत ऐसी ही चाहिए जिसे किसी से इशारा या परमिशन लेने की जरूरत ना हो, और जो खुल के और बाकायदा आंखों में आंखें डाल के सरकार के सवाल कर सके कि तुम ये जुल्म कर रहे हो। आप मुझे बताइए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बाबरी मस्जिद के फैसले पे सब लोग जो थे लब्बैक कह रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ही थे जिसने सुप्रीम कोर्ट पे सवालिया निशान लगाया कि जब वो दिन के उजाले में मस्जिद थी और आप सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो मस्जिद वहां थी और उस पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं मिला और इसको तोड़ना नाजायज था, क्रिमिनल एक्ट था, फिर भी ना तो किसी तोड़ने वाले को सजा हुई और मस्जिद की जगह मंदिर को जगह दे दी गई। उसके बाद उस पे भी किसी, हमारी जो वोट लेती हैं पार्टियां, किसी ने लबकुशाई नहीं की। सिर्फ हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले और क्या कहा उन्होंने? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब चूंकि हम ये लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं इसलिए हम इसको तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद थी और रहेगी और हम अपनी औलादों से कहकर जाएंगे कि यहां बाबरी मस्जिद थी जिसके साथ नाइंसाफी हुई। तो ये जो जुर्रत है वो जाहिर बात है जिस लीडर में है, तो वही तो लीडरशिप है। और क्या जमहूरियत में आप किसको लीडरशिप मानते हैं? चलिए, अब हम जरा सा वो इख्तिताम पे पहुंचते हैं और आपसे आखिरी सवाल। एनडीएमसी दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है और आप एमआईएम दिल्ली के सदर हैं, आप इस चुनाव में किस पार्टी की मदद करने जा रहे हैं? दिल्ली में उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बुरा हाल है। दिल्ली में एक बड़ा तबका जो मुसलमान और दलित, ये दो मिलकर एक बड़ा तबका है जिसको कांग्रेस ने, बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने, तीनों ने मिलकर से हाशिए पे पहुंचा दिया और वहां लीडरशिप वैक्यूम है। हम इंशाल्लाह उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं और हम उनका रिप्रेजेंटेशन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितनी दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उसमें 80% मुस्लिम और दलित रहते हैं। हमारी नजर उन पर है, उन पे हमारा काम है। आने वाले एमसीडी चुनावों में हम उनकी भरपूर नुमाइंदगी करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इन्हीं दोनों तबकात की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे कलीमुल हफीज साहब, दिल्ली एमआईएम के सदर और नौजवान लीडर, जिनके कांधों पर एमआईएम को आगे बढ़ाने और उसको दिल्ली की एक ताकत बनाने की जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारी को किस तरह पूरा करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इन्होंने हर तीखे सवाल का बहुत ही ईमानदारी के साथ जवाब दिया। शुक्रिया कलीमुल हफीज साहब, रोजनामा खबरें से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे मौका देने के लिए। मैं ये गुजारिश है कि फेसबुक पर रोजनामा खबरें के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।